हाँ ठीक है, देखिए तो रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ये सब तो हम लोगों ने उधर देख लिया है। मेन फोकस डेरिवेशन पे रहेगा। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी किसी सरफेस के थ्रू देखा जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो मान लीजिए अगर सरफेस फ्लैट है, सरफेस कैसा है, फ्लैट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। सरफेस फ्लैट है, एक मिनट रुकिए, एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे B डॉट S, जिसमें B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और S क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस जो है वो कर्व्ड है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, हम छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे। तो जब हम B डॉट DS करेंगे तो हमको छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पर हम क्या लिखा करते थे, E, और मैग्नेटिक फ्लक्स में हम यहाँ पर B लिखते हैं, इतना सा अंतर है, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हम लोग देख लिए थे। इसमें भी केस वेस अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि जो सरफेस होता है उसको हम लोग उसके एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और बताइए किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब अगर कोई ओपन सरफेस रहेगा तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है हम उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लेंगे। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, क्या है बोलिए, अरे ये कोई सरफेस है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आ रही हैं तो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर ले लेंगे, हम इधर ले लेंगे। तो उस केस में बताइए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना। हाँ, और फ्लक्स हमने पढ़ा है B डॉट S पढ़ा है, यानी इसको तोड़ के लिखेगा तो लिखेगा BS cos थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये B इंटू S हो जाएगा, है कि नहीं। हालांकि इस चैप्टर में हम एरिया को S से ना रिप्रेजेंट करके A से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम देखेंगे आगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। S से एक्चुअली उस सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, हाँ, मैंने S से एक्चुअली सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उस चीज के पास सरफेस होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में हम सरफेस ना लेके उसकी जगह पे लूप लिया करेंगे। लूप के पास कोई सरफेस नहीं होता है, तो इस चैप्टर में हम एरिया को रिप्रेजेंट किया करेंगे कैसे, A से। तो वो आगे चल के हम देखेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बताइए, सरफेस ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकल जा रही है, तो अगर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी देखेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, चाहे अंदर की तरफ आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस केस में अगर आपको फ्लक्स बोल मत, हाँ, मान लो कि अगर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ले तो कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया। आपको बोलना है तो थोड़ा ठीक से रेस्पॉन्स दीजिए, तब ना रिदम आएगा, है ना। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ कि रिवीजन करा रहा हूँ। एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। तो जब आप फॉर्मूला लिखिएगा तो लिखेगा B इंटू S इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, अब फ्लक्स हो गया 0। तो ये तो ठीक है, मैथमेटिकली फ्लक्स 0 आया। लेकिन बताइए इसके लिए हमने मेन बात क्या सीखा है, नो छेद नो फ्लक्स। अभी क्या है कि एरिया अगर ऐसे है, सामने से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इसमें छेद होगा, तो इसीलिए यहाँ फ्लक्स आया है। लेकिन अगर सरफेस ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गया, इसमें कोई छेद नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स नहीं, ये सब हम लोग देख रहे थे, ठीक है। गॉस लाइन मैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा था, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म में हमने देखा था कि किसी भी क्लोइड सरफेस से होके जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अरे यार, तो अगर तुम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को
फॉर्मूला के हिसाब से लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ही ना लिखोगे। लेकिन चूंकि क्लोज्ड सरफेस है तो आपको यहाँ पर लगाना होता है एक सर्कल। सर्कल बताता है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप जो छोटे छोटे फ्लक्सेस को जोड़ रहे हैं, वो एक क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए। ये चीज कितना होगा बताइए, 0। और इसके लिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, ये कॉन्सेप्ट देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो कन्फर्म है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको जाना भी है। तो बाबू हमेशा देखा जाए तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर होगा। अब इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव में लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो जितना नेगेटिव में ठीक उतना ही पॉजिटिव में, मिला जुला के 0 हो जाएगा। अरे बोलो क्या सिग्निफिकेंस है कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। सिग्निफिकेंस ये है कि जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी फील्ड लाइन जाएंगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये रीजन है। ठीक है, ये सब हम लोग देख रहे थे। ये फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन वगैरह सब हमने उधर देखा है। ठीक है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है, आप उसको डिनोट करेंगे WB से। और इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। एक मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए, मान लीजिए आपके पास कोई लूप है, उस लूप में टोटल n टर्न्स हैं और वो लूप कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। लूप जो है आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा टेढ़ा करके रखा हुआ है। टेढ़ा करके रखा हुआ है का मतलब हुआ कि लूप ऐसे नहीं रख के थोड़ा ऐसे करके रखा गया है। तो आप बताइए इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। एरिया वेक्टर के लिए हम 2 डायरेक्शन रेकमेंड करेंगे, या तो इधर की तरफ, लेकिन होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, और ना तो इधर की तरफ। तो सवाल है कि हम ये वाला लें कि ये वाला लें। तो देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप तब इधर लीजिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप इधर लीजिएगा। तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर ना जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग इधर ले लेंगे, जिसमें एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है। अब देखिए ये सरफेस कैसा है, फ्लैट ही ना है, बोलो। तो सरफेस अगर फ्लैट है तो जब हम फ्लक्स लिख रहे हैं तो हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं। मान लीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, A है, तो हम लोग लिखेंगे B डॉट A। क्या लिखेंगे, B डॉट A। तो B डॉट A का मतलब हुआ BA cos थीटा, जिसमें जो थीटा होगा वो B और A के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये जो BA cos थीटा है वो एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स है। ऐसा इसमें कितना लूप है, n लूप है। तो इस चैप्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो होगा NBA cos थीटा, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स, n है n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, B जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है वो लूप का एरिया है या कोयल का एरिया है। ठीक है, और थीटा क्या है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ऐसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी वार एकदम सामने से हो रहा हो, बोलो ना, वार सामने से होने का मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस है वो ऐसा है, लूप ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में फ्लक्स तब आप क्या लिखिएगा, NBA। कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो हम सिंपल NBA ले लेंगे। ठीक है, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2 लूप दिया हुआ है, एक लूप का रेडियस r है, एक लूप का रेडियस कितना है, 2r है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है बस इतने ही दूर में है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही दूर में है। तो आप बताइए कि किस लूप से ज्यादा फ्लक्स जा रहा है, तो दोनों लूप से सेम फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ छेद। अब आप बताइए कि तीर इतने ही दूर में चलाया गया है, अरे बोलिए ना,
तो अगर इस वाले लूप में छेद होगा, अगर 3 या 3 6 एक 7 होता है, बड़े वाले लूप में भी तो 7 को नहीं। मैं इसको ऐसे समझा रहा था कि मान लीजिए सामने से तीर चलाया गया, अब मेरे पेट पे ही सिर्फ 5 गो तीर लगा, बाकी और कहीं नहीं। तो आप बताइए मेरे पेट से होके अगर हम फ्लक्स चेक करेंगे तो कितना बोला जाएगा? 5। मेरी पूरी बॉडी से भी कितना बोला जाएगा? 5 ही ना बोला जाएगा। एरिया बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने दूर में है। बोलिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों से होके सेम फ्लक्स जाएगा। तो बाबू जब हम फ्लक्स लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? NBA cos थीटा होता है, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न होता है। कुछ ना दिया रहे तो नंबर ऑफ टर्न हम कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। फिर हमको एरिया लिखना होता है। तो आप बताइए, अगर हम इसके फ्लक्स को φ1 कह रहे हैं, इसके फ्लक्स को क्या कह रहे हैं? φ2 कह रहे हैं। तो जब आप φ1 लिख रहे होंगे, φ1 लिख रहे हैं का मतलब हुआ कि इससे होके गुजरने वाले फ्लक्स को लिख रहे हैं आप। तो हाँ, तो बताइए B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एरिया कितना लीजिएगा? तो पूरा लीजिएगा, यानी πr² लीजिएगा। और cos थीटा में थीटा कितना डिग्री होगा? cos थीटा में थीटा कितना डिग्री होगा? हैं? थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा थीटा? कैसे? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी हम कहाँ लेंगे? हम अंदर ही लेंगे, तो 0 डिग्री ही ना होगा। तो ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप φ2 भी लिखिएगा ना, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। अरे जो अंदर वाले में जा रहा है वही बाहर वाले में भी जा रहा है, तो B ही लिखिएगा। लेकिन एरिया कौन सा लिखा जाएगा? क्या हम एरिया ये पूरा लिखेंगे? तो नहीं, एरिया बस उतना सा ही लिखा जाता है जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहने के लिए इसका एरिया इतना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बस इतने ही दूर में ना है। तो इसके लिए भी हम लोग πr² ही लिखेंगे, और इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि φ1 बराबर कितना है? φ2। और वो तो नंबर ऑफ छेद काउंट करके भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ था फैराडे लॉ। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जब भी किसी कोयल की तरफ आप किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं, चाहे कोयल से दूर लेके जाते हैं, उन दोनों केसेस में इस कोयल के अंदर करंट पैदा होता है। जैसा अभी रुका हुआ है तो करंट 0 है, लेकिन जब करीब जा रहा है तो देखिए कुछ करंट आ गया, फिर रुक गया तो करंट फिर से कितना हो गया? यानी जितनी देर तक मैग्नेट रुका रहेगा उतनी देर तक कोई करंट नहीं रहेगा। लेकिन मैग्नेट कोयल के करीब जाए चाहे मैग्नेट कोयल से दूर जाए, उन दोनों केसेस में इस कोयल में करंट पैदा होगा। सही है, बहुत बढ़िया। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी कोयल से एसोसिएटेड या किसी कोयल से होकर गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, आप देख सकते हैं कि अभी जैसे कितना है? 5 गुना है, फिर 3 गो हुआ, अभी कितना है? बस 1 हुआ। बोलिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इससे होकर गुजरने वाली कम हो रही है। जब इसके करीब जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है। तो जब कभी भी किसी कोयल से या किसी लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करिएगा तो ये चीज़ उस कोयल को पसंद नहीं आएगा, वो उसका अपोज करना चाहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके ही किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कोयल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहेगा। बोलो ना, ताकि इस मैग्नेट का अपोज किया जा सके। बोलिए। और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए ये अपने अंदर करंट पैदा कर लेता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी किसी कोयल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को चेंज करते हैं, कौन से फ्लक्स को? मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो इससे उस कोयल के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ईएमएफ का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस टाइप की चीज, जिसकी वजह से इसमें करंट भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फैराडे का कुछ लॉ था, जिसमें पहला लॉ तो ये था कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है। दूसरा लॉ ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप जितनी तेजी से चेंज करिएगा ईएमएफ उतना ही ज़्यादा पैदा होता है। यानी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, लेकिन सामने में एक माइनस साइन आता है। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में हम कितना लेते हैं, 1 ही लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इस चैप्टर के लिए ईएमएफ का। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जिसमें फाई ऑब्वियसली कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये सब बात हो गया। लेंज लॉ, तो लेंज लॉ कहता है ना कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। ये चीज है, डिटेल तो हम लोग उधर देखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ये लूप उसको घटाना चाहेगा। घटाने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा करेगा, तो पहले से जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना पैदा करेगा, तो ये अंदर पैदा करेगा। अंदर पैदा करने के लिए ये अपने अंदर करंट क्लॉकवाइज पैदा कर लेगा। और हम लोगों ने तो कोड भी याद किया है ना, अरे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, अंदर चाहिए, तो करंट कैसे पैदा करना होगा, क्लॉकवाइज पैदा करना होगा। क्लॉकवाइज चीजों का जो इफेक्ट आता है वो किधर आता है, वो आता है इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज चीजों का जो इफेक्ट आता है वो आता है आउटवर्ड। ठीक है, ये चीज है। सिमिलरली मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बोलिए थोड़ा रेस्पॉन्स ठीक से दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। आप मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे हैं तो ये उसको बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, यानी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही पैदा करेगा। और अंदर का मतलब हुआ कि इसमें भी करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कोई ट्रिक व्रिक जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो अपना देख लीजिएगा, सही है। ये सब हो गया था, सब उधर हम लोग देखे होंगे, है कि नहीं, अरे बोलो ना, ये सब हम लोग देखे हैं ना। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एवरेज ईएमएफ, एक हो सकता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, और फैराडे लॉ में हमने पढ़ा है कि ईएमएफ जो होता है वो माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी रेट ऑफ चेंज हम दो टाइप का देखते हैं, एक एवरेज देखते हैं और एक इंस्टेंटेनियस देखते हैं। तो बस एवरेज वाले में ये डी डी की जगह पे क्या आ जाता है, डेल्टा डेल्टा आ जाता है। तो अगर आपसे एवरेज ईएमएफ कभी पूछेगा तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। बोलो बाबू, अब तुम बताओ कि ये डेल्टा फाई है क्या, तो ये डेल्टा फाई हो गया चेंज इन फ्लक्स माइनस ऑफ फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, चेंज इन फ्लक्स हो गया। और ये क्या है, ये एक्चुअली है टोटल टाइम टेकन, माने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करने से हमको टोटल टाइम टेकन मिलता है। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो ये डेल्टा डेल्टा कन्वर्ट कर जाता है डी डी में, यानी ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, नीट का क्वेश्चन है, नीट का छोड़ो हटा, सीबीएसई का हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा था कि स्क्वायर शेप्ड कोयल है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, बोलिए। तो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुना कितना, 10, या यूं कहें कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर शेप्ड ना है, तो ये हो जाएगा 100। सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2 ही रहेगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ टर्न कितना बोल रहा है, तो 100 बोल रहा है, लिख लीजिए। प्लेट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हुआ कि वो कोयल को ना बच्चों कुछ इस तरीके से रखा गया होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा। तो कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, लेकिन इस केस में
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना माना जाएगा? 0 डिग्री। सरफेस के परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, तो इस केस में हम थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहा है विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। ओ माय गॉड, इसका मतलब तुमको क्या दिया हुआ है? तुमको dB बाई dt दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, जो कि कितना है? 1 टेस्ला पर सेकेंड। 1 टेस्ला पर सेकेंड दिया हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, तो आप मुझको ये बताइए कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज वाला है कि इंस्टेंटेनियस वाला है? कभी भी एवरेज बोलेगा तो आपको एक टाइम का इंटरवल देगा, इसमें कहीं किसी टाइम इंटरवल का जिक्र है? नहीं है, तो ये इंस्टेंटेनियस वाला है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है बताइए? एन बी ए कॉस थीटा होता है, तो हम लोग लिख लेंगे एन की जगह बाद में 100 अपना रख लेंगे, बी की जगह बी रहने दीजिए, ए की जगह ए रहने दीजिए, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। आ कॉस कितना डिग्री बोलिए ना? तो कॉस 0 डिग्री हो गया और डिवाइडेड बाई कितना? डी टी। अब इसमें से बताइए एन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, बोलिए। ए कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल ना है, हर सेकंड 1 टेस्ला बढ़ जा रहा है। तो बी को आप अंदर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dB बाई डी टी, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से बताइए माइनस 100 लिखा जाए, एरिया की जगह पे 10 टू द पावर -2 लिखा जाए, और dB बाई डी टी की जगह पे क्या आएगा? हाँ, तो 1 आ जाएगा। तो और आप चूंकि ईएमएफ निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। अब ये 10 टू द पावर -2 100 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अब मिला जुला के देखा जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में 1 वोल्ट। आप आंसर देखिएगा तो माइनस में तो नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? 1 वोल्ट दिया है, क्योंकि आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। और वैसे भी किसी चीज़ का जब हम ईएमएफ बताते हैं तो जनरली हम उसका खाली मैग्नीट्यूड ही बताते हैं। लेकिन फिर भी बताइए ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा होगा, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर कभी अगर ऐसा हो कि ऑप्शन में 1 वोल्ट भी दे और कहीं -1 वोल्ट भी दे दे, तब हमारे लिए ज़्यादा सही कौन रहेगा? -1 वोल्ट सही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ई वाला क्वेश्चन देखिए। एरिया डायरेक्ट तुमको दे दिया है, कितना दे दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर में जो स्क्वायर है पूरे के पूरे सेंटीमीटर के ऊपर है, तो 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर। अब मिला जुला के 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर ही ना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कह रहा है कि उसको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे बोलो ना, तो ठीक है, होगा कुछ कोयल इस टाइप का, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, अब बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा हो गया सिचुएशन, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है कितना? तो 10 टू द पावर -1 टेस्ला दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। तो ई हो गया तुम्हारा, देखो कौन सा सिचुएशन? इनिशियल सिचुएशन। अब ये को फाइनल सिचुएशन लेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। अरे बोलो, ठीक है। और ये घटना कितने देर में घटी है? 10 टू द पावर -4 सेकेंड में। माने अगर हम इसको t इक्वल टू 0 बोल दे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सेकेंड। ठीक है। अब तुमसे बोलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ तुमसे एवरेज ईएमएफ पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है? एवरेज कैसे पता चला हमको? क्योंकि हमको एक टाइम का इंटरवल दे दिया। हाँ, तो हमसे पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ, और एवरेज ईएमएफ जो होगा माइनस ऑफ, देखो नहीं सुनो बाबू, काहे यार इरिटेट कर रहा है, हैं? इरिटेट काहे कर रहा है? खड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे तो नहीं पढ़ना है तो एकदम ससम्मान आप बाहर जा सकते। हंस रहा है मतलब कॉमेडी करने का मन है?
करेगा तो करेगा तो आओ ना बेचारा, एग्जाम के टेंशन में है सब, थोड़ा आधा घंटे इंटरटेन हो जाएगा। तो टेंशन में है तो इरिटेट मत करो। मान लो कि ऐसा कुछ करना होगा तो हाथ उठा के परमिशन ले लो हमसे। तो मैं क्या कह रहा था कि एवरेज ईएमएफ है तो उसके लिए क्या करना होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का मतलब हो गया चेंज इन फ्लक्स। तो आप इनिशियल फ्लक्स निकाल लीजिए। अच्छा, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया ये बताइए पहले। तो बाबू फाइनल फ्लक्स तो जीरो ना हो जाएगा। काहे कि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो खाली बस इनिशियल फ्लक्स निकालिए। तो बताइए फाई इनिशियल होगा कितना, तो एन बी ए कॉस थीटा। तो एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्न कुछ दिया हुआ है, अरे कुछ नंबर ऑफ टर्न दिया है, एक एक तो छोड़ दो, रहने दो, तो एक ही रख दो। बी की जगह पे कितना रख लो, 10 टू द पावर -1 रख लो। एरिया की जगह पे 10 टू द पावर -2 रख लो। अरे है कि नहीं। कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा रुकिए थोड़ा, एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ा मत जाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ना 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 ना, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। देखो वो क्या है कि cos 30 डिग्री होता कितना है, √3/2 होता है ना। इसलिए मेरे दिमाग में आएगा कुछ गड़बड़ हो सकता है। कहे कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा डेटा तो नहीं देगा कि उसमें रूट वूट का कुछ टर्म है, क्योंकि वैसे भी आंसर भी देखोगे तो हाँ, हालांकि तुमको देखो फंसाने के लिए √3 दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कोयल के साथ जो एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है बाबू, तो कोयल जो है, 1 मिनट सुनना ध्यान से, मान लो इसी को कोयल समझो ना। अरे बोलना रे भाई। तो तुम हमको ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोयल को ऐसे तिरछा रखा गया है, तो तुमको कौन सा वाला एंगल दिया गया है। तुमको एंगल दिया हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड और कोयल के बीच का, ये वाला एंगल दिया गया है, सही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये यहाँ से गलती हुई है। देखिए हड़बड़ी में ये दिया हुआ है 30 डिग्री, कोयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बनेगा, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 होती है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 टू द पावर -3 ना आएगा, अरे बोलो, और 10 टू द पावर -3 आएगा। और यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना वेबर हो जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा -5 फाइनल कितना है, 0 है, -5 इनिशियल कितना है। अच्छा इसको भी अगर हम 5 के साथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको हम 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो इसको हमको 10 गुना घटा देना चाहिए। तो 10 गुना घटाओगे तो 10 टू द पावर -4 नहीं हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन 10 टू द पावर -4 ही है क्या। बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो डेटा ऐसा देता है कि आसानी से सॉल्व हो जाए। माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब, 1 मिनट रुक जाओ। अ कोयल ऑफ एरिया इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोयल इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, नहीं तो सुधार लीजिएगा। उस समय मैंने नहीं सुधरवाया था क्या, उस समय सुधरवाए थे ना, सुधार लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये होगा कि जिस किताब से इसको उठाया गया होगा ना, तो उस किताब में उसने वो गलती की होगी। क्योंकि देखो अगर ऐसा रहा, सुनिए, अगर मान लीजिए हम इसको, और उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि अगर हम इस वाले एंगल को एरिया वेक्टर के साथ वाला एंगल मान लें, बोलिए ना, हम ये मान लें कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री अगर है, तो फिर हमको इस वाले क्वेश्चन में भी ये जो परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है वो एरिया वेक्टर के साथ होना चाहिए, बोलिए। और जब एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, तो उस केस में फ्लक्स ही कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स 0 हो जाएगा तो कहानी है 0 हो जाएगा, इसमें आंसर 0 आना चाहिए।
इसका मतलब हुआ कि अगर कुछ ना दिया रहे तो एंगल हम हमेशा कोयल के साथ लेंगे, एरिया वेक्टर के साथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर 5 ही वोल्ट होना चाहिए, किताब में गलत दिया होता है। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन वेश्चन तो है। ठीक है, चलिए ये सब तो हमको नहीं देखना है, ये सब हम उधर देख चुके होंगे। बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। तो मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी वो जो कंडक्टर खुद बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। उसका एक एंड आ जाता है हाई पोटेंशियल पे, एक एंड आ जाता है लो पोटेंशियल पे। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने 2 टाइप से देखा था। पहले तो ये देखा था कि एक बात बताओ, अगर तुम इसको इधर लेके जा रहे हो, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल है, और उसको वी वेलोसिटी से उधर लेके जा रहे हो, तो ये रॉड किन चीज़ों से मिलकर बना है? एटम्स से। एटम्स के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें चार्ज किसके किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है और प्रोटॉन के पास होता है। तो जब भी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अगर क्यू चार्ज को, बोलो, मान लो किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वी वेलोसिटी से मूव कराया जाता है, जिसमें बी और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? क्यू इंटू भी क्रॉस बी लगता है। और इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो क्यू भी बी साइन थीटा, याद है? तो किसी भी चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराइएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब इसमें हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहे तो उस पर फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और कोई नेगेटिव चार्ज रहे तो उस पर फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर के जो भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, उन प्रोटॉन्स पे कहाँ फोर्स लगेगा? तो देख लीजिए, भी क्रॉस बी किधर आ रहा है, तो भी इधर है और बी अंदर है। भी क्रॉस बी कहाँ है? ऊपर है, तो प्रोटॉन्स पे फोर्स लगेगा ऊपर। तो प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगी? क्या बात करते हो यार, प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर तो प्रोटॉन जाएंगी ऊपर? नहीं, प्रोटॉन्स दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। तो फोर्स लगने से, अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, आई बाप रे, तो लग रहा है सही में चल जाएगा यार। चलो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन जा थोड़े रहा है, क्योंकि उसको बांध के रखा गया है। प्रोटॉन नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम का साथ छोड़ के बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में भी कौन सी इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? नहीं, वो जो आउटर शेल में होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही मूव करते हैं। तो मान लीजिए कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लेते हैं, बोलो बाबू, इस इलेक्ट्रॉन पे कहाँ फोर्स लगेगा? तो भी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है? अरे भी इधर है और बी अंदर है, तो भी क्रॉस बी ऊपर है, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे लगेगा। अब नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगी भी नीचे, तो यहाँ पे पैदा होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्रिएट करती है नेगेटिव चार्ज। ये वाला हिस्सा थोड़ा नेगेटिव चार्ज अपने आप को महसूस करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स आई कहाँ से हैं? ऊपर से, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्रिएट करेगी क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आए? अब ध्यान से सुनिए, इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन इस नए चार्ज अरेंजमेंट की वजह से, चार्ज के इस पोलराइजेशन की वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा इसके अंदर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप ये बात जानते हैं कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताइए इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। अरे बोलो, तो देखो शुरू शुरू में क्या होगा? क्या बज रहा है? हाँ ध्यान से सुनो बाबू। हाँ, थोड़ा सा ये फॉर्मूला और बताओ कि एफ बी कितना होगा और ये एफ ई कितना होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो कितना होगा? क्यू भी बी साइन थीटा। तो क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लीजिए, भी की जगह जिस वेलोसिटी से आप लेके इसको जा रहे हैं आप उसको रखिए,
और बी की जगह पे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ही ना है, वो रखिए। और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी है इधर की तरफ। और क्या नहीं, क्या 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 बोल रही है? हाँ अंदर तो ऐसा, ये ऐसा क्या बोल रहे, मतलब तुम ऐसे की है तो हमको लगा है कि वेलोसिटी है इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी, शांत रहो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 लिखने की जरूरत। अब सवाल है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना है, E है, तो आप वो E लिख लीजिए। अब इसमें देखिए ना, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड ये लोग कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि यहाँ कितना चार्ज है चाहे यहाँ कितना चार्ज है। अब शुरू में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है, ये क्या है, तो एकदम शुरू में जब कोई चार्ज यहाँ नहीं आया था, कोई चार्ज यहाँ पैदा नहीं हुआ था, तो ये तो 10 न्यूटन रहेगा, लेकिन ये कितना रहेगा, 0। अरे जस्ट अभी हमने लेके मूव करना शुरू किया है, अभी कोई चार्ज आया ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पैदा हुआ होगा। तो क्या होगा, इस पर नेट फोर्स नीचे लगेगा 10 न्यूटन का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आएंगे। आफ्टर सम टाइम जब कुछ चार्ज यहाँ आ चुका है, कुछ चार्ज यहाँ पैदा हो चुका है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो ये फोर्स बढ़ेगा। बढ़ के मान लीजिए कुछ हो गया 2 न्यूटन, अभी भी नेट फोर्स कितना है, 8 न्यूटन, यानी अभी और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, अभी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पैदा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ताकतवर होगा और ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा। फोर्स बढ़ के मान लीजिए हो गया 6 न्यूटन, अभी भी नेट फोर्स कितना है, 4 न्यूटन, कहाँ है, नीचे है। अभी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अरे बोलिए ना, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ताकतवर होगा और ये फोर्स और बढ़ेगा। बाबू ये फोर्स लगातार बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन। आप समझ रहे हैं? और उस केस में बताइए तब इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। यानी अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे आना था आ चुका है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पैदा होना था हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम की। एफ बी बराबर होगा किसके, एफ ई के, और एफ बी है कितना, ई इंटू भी भी है, अरे बोलो, और ये कितना है, ई इंटू ई है, कट गया, अरे 4 से चार्ज कट गया ना, सही है। तो यहां से हमको क्या मिल गया बताइए, हाँ ये भी बी इज इक्वल टू ऐसा कुछ ई करके मिल गए। अब सुनिए ध्यान से, कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। याद रखिएगा, बहुत जगह काम आ जाता है ये। क्या पढ़ा था, भी बराबर ई डी पढ़ा था। अब ध्यान से सुनिए, चूंकि मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ को हम लोग लो पोटेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ हाई पोटेंशियल आएगा। यानी कि इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस तो अब आपको दिख ही रहा होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर लें, कहें कि इस चैप्टर में वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ कह रहे हैं। अंतर होता है दोनों में थोड़ा सा, लेकिन लगभग सेम ही चीज होता है, कोई बात नहीं है। तो आप मुझको ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कितना है, ई है, वोल्टेज को हम माने ई तो नहीं बोला जाता है, एप्सिलॉन बोला जाता है, तो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेंथ अगर एल है तब भी बराबर होता है ई डी। तो इस केस में ईएमएफ बराबर हो जाएगा ई इंटू एल, और ई इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई एल। तो इस ई की जगह पे हम ईएमएफ डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं। तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ बाई एल, और यहाँ से हमको ईएमएफ मिल जाएगा वी बी एल, ऐसा करके मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक तरीका है इसको प्रूफ करने का ये, ठीक है। इसमें हमको एग्जैक्टली फील होता है कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो क्यों आया है। तो साफ साफ हमको रीजन समझ में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गई हैं, जिसकी वजह से नीचे लो पोटेंशियल, ऊपर हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। ठीक है,
सही है। एक दूसरा तरीका भी है इसको प्रूव करने का। दूसरा तरीका यह है कि आप एक फ्रेम लीजिए, कंडक्टर का फ्रेम लीजिए, उस पे L लेंथ का एक रॉड रखिए और आप उसको V वेलोसिटी से लेके मूव करिए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एरिया लगातार कम होगा। अब एरिया कम होगा का मतलब हुआ कि उस लूप से होके गुजरने वाला फ्लक्स कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया भी तो आता है। अरे बोलो ना। तो जैसे मान लो कि लंबाईवा दिया हुआ है L और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो मैं तुमसे पूछूं कि फ्लक्स कितना होगा, तो क्या बोलोगे? NBA cos थीटा। N की जगह पे 1 ले लीजिए क्योंकि एक ही लूप है। B की जगह जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, चलिए B से ही लिख देते हैं, तो B लिख लीजिए। एरिया कितना लिखिएगा? तो एरिया लिखा जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये L इंटू एक्स हो जाएगा। और कॉस कितना डिग्री? कॉस कितना डिग्री? तो एकदम सामने से ना वार हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, तो अंदर ही ना लेंगे। तो कॉस कितना डिग्री? तो चलिए ये तो हमको फ्लक्स मिल गया। और ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है माइनस ऑफ डी फाई बाई, ये पढ़ा है। तो ठीक है, फाई की जगह पे रख लीजिए BL(x). कॉस 0 डिग्री तो खैर कितना होता है? 1 होता है, और डिवाइडेड बाई dt। अभी इसमें क्या क्या चीज है जो कांस्टेंट है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये तो आप नहीं बदल रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लीजिए, बोलिए ना। लेंथ ऑफ द रॉड भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल गया। लेकिन x तो वेरिएबल ना है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा x छोटा होता जाएगा। तो x वेरिएबल है, तो उस x को हमको तब अंदर ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आप बताइए dx बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो स्पीड होता है। ठीक है, आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो हम dx बाई dt की जगह पे क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। लेकिन v ना लिख के हम क्या लिख लेंगे? माइनस भी। माइनस भी क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब भी कोई चीज घट रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए हम इसको माइनस भी लिखेंगे। और तब मिला जुला के ये आपका हो जाएगा कितना? VBL। ठीक है, तो दो तरीके से हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला तरीका शायद ये आसान है, और एनसीईआरटी में भी यही तरीका दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 1-2 नंबर में पूछेगा तो यूज कर सकते हैं VBL। ठीक है, बाकी कंडीशन वगैरह तो सब हमने उधर क्लियर किया है कि VBL में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? V, B और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसी केस में देखिए ना, वेलोसिटी किधर है? इधर है। तो अगर हम इस एक्सिस को x मान लें तो वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है। इस एक्सिस को अगर हम y मान लें तो लेंथ y के अलोंग है। और इस एक्सिस को अगर हम z मान लें तो मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग है। तो कंडीशन ये होता है कि VBL में V, B और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कोई भी एक परपेंडिकुलर ना रहा तो क्या करेंगे? कंपोनेंट तोड़ के उसको परपेंडिकुलर लेके आएंगे, और तब वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज करेंगे VBL में। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ा था कि कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाए, V और B पैरेलल हो जाए, चाहे B और L पैरेलल हो जाए, चाहे L और B पैरेलल हो जाए, कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो EMF का इंडक्शन हो जाएगा 0। सही है। चलिए, तो केस वे सब ये सब देखा ही होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन वैश्चन तो किए होंगे। क्वेश्चन वैश्चन तो हुआ है ना, जो रिवीजन लेक्चर डाला है। एक ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक रॉड होता है जिसको ओमेगा से नचाया जाता है, और हमको ये पता करना है कि इसमें टोटल कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ होगा। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ यार कि EMF इंड्यूस्ड होने का कंडीशन ये है कि V, B और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। और लेंथ ऐसा है, तो B और L तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या वेलोसिटी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है? तो सुनिए, जब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो इस रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? जैसे मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? अरे यार, तो ऊपर ना होगा। इसका डायरेक्शन बता, ऊपर। इसका डायरेक्शन बता, ऐसा ऊपर ही ना होगा। क्या गजब कर रहे हैं। ऐसा ही होगा, क्योंकि हर पॉइंट को सर्कुलर मोशन ही ना करना है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो। यही रॉड जब यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
अरे कुछ बोलो। तो क्या वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ या ना? जी हाँ। देखिए ना, लेंथ अगर एक्स के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड, चलिए इसको जेड बोलिए, जेड के अलोंग है, तो वेलोसिटी वाई के अलोंग है। इसका मतलब ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और है, ई मैंने क्या कर दिया यार, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको और बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि ये हमने पढ़ा है, सुनिए ध्यान से सुनिए, ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज रोटेट करता है, या चलिए मान लीजिए कि कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। और रेडियस कितना है? r है। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। तो ये हमने पढ़ा है, अरे तीनों के बीच में रिलेशन क्या पढ़ा है? v बराबर, हाँ v बराबर r इंटू ओमेगा, चाहे ओमेगा इंटू r आप कह सकते हैं। सही है। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा r होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। जो पॉइंट जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए, याद है, को खूंटा पकड़ लिया जाए अगर, 10 आदमी हाथ जोड़ा के खड़ा है और इन लोगों को ऐसे मूव करना है कि ये लोग एकदम एक ही लाइन में होना चाहिए, अरे बोलिए ना, और ऐसे ऐसे करके मूव करना है। तो आप बताइए, जो आदमी एकदम यहाँ होगा उसको तो बस 1 कदम या 2 कदम, 2 कदम बढ़ाएगा वहां पहुंच जाएगा। उतने ही देर में जो 10वां आदमी होगा उसको कहाँ पहुंचना होगा? उसको तो दौड़ के वहां तक ना पहुंचना होगा। तो किसको ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा? वो लास्ट वाले को बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। बोलिए। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो चीज जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब वो है इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो भाई अगर सेम नहीं होगा तो निकाले कैसे? तो एक काम करिए, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा सेक्शन कितना ले लीजिए, dx ले लीजिए, और टोटल लेंथ मान लीजिए l है। अब पता करिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बाबू हमने क्या पढ़ा है? v बराबर r ओमेगा। तो v बराबर r की जगह पे तो x ना लेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन लिया है हमने x डिस्टेंस की दूरी पे लिया है, तो ये हो जाएगा r की जगह पे हो जाएगा x, और उसके बाद क्या लिखिएगा? ओमेगा लिखिएगा। सही है। अब इसमें छोटा सा कितना ईएमएफ पैदा हुआ होगा, तो उसको अगर हम लोग ऐसे डी से दिखा लें तो फॉर्मूला होता है VBL। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL। चलिए V की जगह पे लिखिए x इंटू ओमेगा, B की जगह पे B, और L की जगह पे इसका लेंथ कितना है? अरे हम सिर्फ इसी का ना ईएमएफ देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका dx। अब आप बताइए, आपको इसी का ईएमएफ चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना छोटा छोटा ईएमएफ है आपको सब चाहिए? सब चाहिए। सब चाहिए, इसका मतलब है कि हम जितने भी छोटे छोटे ईएमएफ है सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। ठीक है, डी का इंटीग्रेशन तो ई हो जाएगा। अब इसमें ओमेगा और बी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और अंदर में रह जाएगा खाली x इंटू क्या? dx। अब बताइए वेरिएबल इधर कौन है? x है। x कम से कम कितना? 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना? l। तो 0 से लेके l तक जाएंगे। ओमेगा बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। 0 से लेके l तक चले जाएंगे। अब ओमेगा बी तो ऐसे ही रहेगा, एक बार x की जगह l आएगा तो हो जाएगा l²। अब माइनस कितना? 0। लिखने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो फॉर अल्टीमेटली आ गया ω/2 लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेट होता है, ठीक है, इसी तरीके से आप बना दीजिएगा ω/2। ठीक है। चलिए इसको दोबारा समझना है क्या? ठीक है, देखते रहना। ये सब हम लोग देखे थे ना, इसमें हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी भी स्टिल इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? ओमेगा बी, और अगर ये r है तो r²/2। इवन हमने ये भी देखा था कि अगर कोई डिस्क है, क्या है ये, तो उसके सेंटर और उसके एक्सेल के बीच का सेपरेशन कितना होगा? ओमेगा बी, हाँ r²/2। ठीक है, ये सब भी हमने देखा था।
क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये सब बात है, हो गया ये सब तो क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी। अरे यार कितना क्वेश्चन हम करवा दिए हैं रे। सेल्फ इंडक्टेंस, अब सुनिए, सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना जिसके अंदर कोई कॉइल अपने ही अंदर हो रहे करंट के चेंज का अपोज करता है। बोलिए, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है, अब आपने इसमें कुछ करंट भेजा है, आप जानते हैं इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बहुत बढ़िया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस टाइप से होगा, अरे होगा ना। इवन हमने इसका फॉर्मूला भी याद किया, कौन सा फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई, सही है। अब अगर आप इस करंट को चेंज करिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए cos 0 डिग्री 1 होगा। अरे यार एकदम सामने सवार हो रहा हो ना तो cos 0 डिग्री आता है, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब एन बी ए होगा। तो करंट के बदलने से बी बदल गया, बी के बदलने से फ्लक्स बदल, और फ्लक्स को बदलना किसी भी कॉइल को अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से ई क्या करेगा, अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर लेगा, यानी खुद बैटरी की तरह लगेगा बिहेव करने। अरे यार, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सही है, सही। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब चूंकि इसके पास एक गुण है जिसका नाम है इंडक्टेंस। ओ माय गॉड, जैसे कोई भी तार होता है ना, उसके पास एक गुण होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जिससे वो करंट का अपोज करता है। एक मिनट, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई वायर करंट का ही अपोज करे, करंट में नहीं आने देना चाह रहा है, करंट का अपोज करता है। लेकिन इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट का अपोज नहीं करता है, करंट में चेंज का अपोज करता है, ठीक है। तो जिस तरीके से जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेजिस्टर कहते हैं, तो बाबू जिसके पास इंडक्टेंस होगा उसको हम लोग इंडक्टर बोलेंगे। तो इस टाइप के कोयल को हम लोग इंडक्टर के नाम से आज के बाद से जानेंगे। तो इंडक्टर जो है वो दो टाइप का हो सकता है, आइडियल हो सकता है। तो आइडियल इंडक्टर वो इंडक्टर होगा जिसके पास खाली इंडक्टेंस होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। और दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं है जिसके पास आर नहीं है, का मतलब हुआ कि आइडियल इंडक्टर हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे लिए क्या पॉसिबल है, कोई प्रैक्टिकल इंडक्टर पॉसिबल है। तो आइडियल इंडक्टर में तो खाली इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अभी इसका जन्म कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, और उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0। प्रैक्टिकल इंडक्टर जो होगा बाबू, तो प्रैक्टिकल इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर ये एक प्रैक्टिकल इंडक्टर है तो इसको अगर ढंग से लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि इंडक्टेंस को हम अलग दिखा देंगे और रेजिस्टेंस को, हालांकि दोनों एक ही चीज में है, क्योंकि तार से ही ना बना है, तार से बना है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। सही है, चलिए तो ये बात हो गई। अब सुनिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा उतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में तो मैंने 2 जगह तुमको बता दिया है। अभी मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि होता क्या है। जब हम एक सेटअप में, जिसमें यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ एक, और ये टूटा हुआ पाथ है, माने बिना मतलब का ही, नहीं भी रहता तो काम चलता है। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा पता है, स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो है इधर से करंट भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 100 वोल्ट का है और ये 10 ओम का है, तो औकात के हिसाब से देखा जाए तो इसको 10 एम्पियर का करंट भेजना चाहिए। नहीं समझे? हाँ, तो जैसे ही ये 10 एम्पियर का करंट भेजेगा ना, अचानक से इसमें बहुत खतरनाक अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जो कि उस बेचारे को एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये खुद एक बैटरी बन जाएगा और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और ये पता है कितना का बैटरी बन जाएगा,
सीधे 100 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। एकदम अचानक से ना झटका लगा है इसको, एकदम खतरनाक रिएक्शन देगा। अरे बोलो ना, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी सोया हुआ जाके एक लात मार के उसको जगा, तो उठ के एक मुक्का देगा तुमको, ऐसा कुछ सिचुएशन समझिए। सही है। तो अचानक से 10 एम्पियर का जो करंट आया है, ये बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और इसने अपने अंदर ठीक उतना ही ईएमएफ पैदा कर लिया जितना वोल्टेज इसका था। तो अब आप बताइए कि ये 100 वोल्ट जो है, शांत रहिएगा थोड़ा, ये 100 वोल्ट जो है इधर से 10 एम्पियर भेज रहा है, तो ये 100 वोल्ट इधर से ना 10 एम्पियर भेज देगा, और नेट करंट इसमें कितना हो जाएगा? 0। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये कम होना। अब क्यों कम होना शुरू होगा वो तो हमने उधर देखा है, ठीक है, कम होना। अब उस 100 से क्या होगा? 90 होगा। तो जब 90 होगा बाबू, तो अभी 90 एम्पियर ना भेजेगा जी। अब बताइए, इधर से 10 इधर से 9, तो नेट करंट कितना? 1 एम्पियर आया। फिर ये 80 होगा, कितना होगा? तो अभी 8 एम्पियर भेजेगा, तो 8 तो 2, मैंने मिला जुला के देखिए। बात ये है कि जिस पाथ में इंडक्टर लगा हुआ है, अचानक से स्विच ऑन करने से ना करंट अचानक से नहीं आता है, करंट धीरे 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 बढ़ता है। अल्टीमेटली एक ऐसा भी समय आएगा कि इसका वोल्टेज कम होते 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 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब ये इधर से कोई करंट नहीं भेजेगा, और इस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा। तो इंडक्टर का काम क्या होता है कि वो करंट को धीरे 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 बढ़ाता है, वो अचानक से करंट नहीं आने देता है। अचानक से अगर करंट आ जाए तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव डिवाइसेस हैं जो खराब हो सकती हैं, उसमें करंट धीरे धीरे चाहिए, है कि नहीं? तो ये काम करता है। अब मान लीजिए ठीक है, अब करंट फ्लो कर रहा है, अरे 10 एम्पियर का करंट अब इसमें फ्लो कर रहा है। अरे यार, अभी हमको क्या है कि स्विच ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे ना कि स्विच ऑफ करने से पहले एगो नया सर्किट हम लोग यहाँ पे, मैंने एगो नया तार जोड़ के सर्किट कंप्लीट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जैसे 10 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा था, अरे बोलो, और तुमने जैसे ही स्विच को ऑफ किया, अचानक से ये करंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना भी कोयल को पसंद नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का घटना भी कोयल को पसंद नहीं है। तो ये कोयल क्या करेगा? एक बार फिर से यहां पर बढ़ रहे फ्लक्स का अपोज कर रहा था, यहां पर घट रहे फ्लक्स का अपोज करेगा, क्योंकि आपने करंट 0 कर दिया है। तो उसके लिए वो खुद एक बैटरी बनना चाहेगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल वो इधर रखेगा, और ये एक बार फिर से 100 वोल्ट का बैटरी बन जाए। क्योंकि अचानक से ना करंट 10 एम्पियर से 0 हुआ है, तो फिर झटका लगेगा बेचारे को। अरे बोलो ना, चलते चलते बेहोश हो गया, ऐसा वाला सिचुएशन समझिए। तो क्या होगा? 100 वोल्ट का बैटरी फिर से बन जाएगा। अब समझिए कि एक बैटरी है और ये 10 ओम का क्या है? रजिस्टर है। तो 100 वोल्ट की बैटरी 10 ओम के रजिस्टर को 10 एम्पियर का ही ना करंट प्रोवाइड करेगा। यानी स्विच को ऑफ करने के बाद भी करंट इसमें कितना जा रहा है? 10 ही एम्पियर जा रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे ये घटना शुरू होगा। 100 वोल्ट से 90 होगा, तो फिर 9 एम्पियर करंट आएगा, फिर 8 एम्पियर आएगा, 7 6 5 4 3 2 1 और जी। तो इंडक्टर नहीं करंट को अचानक से बढ़ने देता है, नहीं अचानक से करंट बढ़ाता भी धीरे धीरे है, घटाता भी धीरे धीरे है। ये सब बात हम लोग देख रहे थे, यही सब बात सब इधर लिखा होगा। सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक क्या है बताइए? सेल्फ इंडक्टेंस है ना बाबू? अब ध्यान से सुनिए। किसी भी कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है NBA। और सामने से वार हो रहा है, तो मैं cos 0 डिग्री नहीं लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब एक बात बताओ यार, कहने का मतलब है कि हाँ, क्या मतलब है कहने का? हाँ, ये मतलब है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा? सही बात है यार, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। अब यही जब हटता है तो क्या आता है? L आता है। तो ये होता है फाई बराबर LI। आप याद करिए, हमने जब इसको पैदा किया था, किसको? रेजिस्टेंस को कैसे पैदा किया था हमने? तब वोल्टेज मान लीजिए V है, करंट मान लीजिए, तो याद है हमने कहा था कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट।
यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब ये आया था तो रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। आप याद करिए कैपेसिटर में हमने क्या किया था, वोल्टेज मान लीजिए भी है, चार्ज मान लीजिए क्या है, तो हमने कहा था कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, यानी कहीं ना कहीं चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये जब हटा था तो कैपेसिटेंस पैदा हो गया था। तो ऐसे ही हॉस्पिटल में समझिए कि ये भी पैदा होता है, खाली हॉस्पिटल का नाम थोड़ा अलग अलग, नहीं समझ रहे हो इसमें, छोड़ो हटाओ रहने दो। हाँ तो बाबू ये मैं कह रहा था कि हटेगा तो एल आई आएगा। अब ध्यान से सुनिए, एकदम शांत रहिए। इसमें इसमें इंपॉर्टेंट, सॉरी मतलब इंपॉर्टेंट क्या मतलब, इसमें अगर हमको वोल्टेज देखना था तो वोल्टेज कितना होता था, आई आर। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है आई आर, अरे हाँ बोल दो। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, अभी एसी पढ़ेंगे उसमें सब फिर काम आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है आई आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है क्यू बाई सी। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, तो सुनिए इंडक्टर के वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ से एक्चुअली, और ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जो कि फैराडे लॉ होता है। अब फाई की जगह पे आप एल आई रख दीजिए, अरे कुछ बोलिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी एल आई डिवाइडेड बाई क्या है डी टी। देखिए माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें भी एल को तो हमने कांस्टेंट के रूप में ना जन्म कराया है, तो इस एल को आप निकाल दीजिए बाहर, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। सही है बाबू। तो सुनो एक बार, 3-4 बारी बात तुम थोड़ा दोहरा लेना। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, V बराबर आई। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, Q बाई सी। एक्चुअली ये हमको नहीं याद रहता है कि V बराबर Q बाई सी, अरे हमको तो याद रहता है Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बाई सी। लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई, ये बात याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा आप उसको बताइएगा। सही है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, जिसमें माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन करंट का अपोज करेगा। ईएमएफ इसमें पैदा ही क्यों होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इसके अंदर का करंट चेंज हो। क्लियर है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बढ़िया है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। बाकी एक हेनरी बराबर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर चाहे जूल पर एम्पियर ये सब है, लेकिन मेन चीज तो हमको ये याद रखना है, ठीक है। सब पूछबो किया है कि क्या यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये पागले है। सेल्फ इंडक्टेंस ना पूछना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन तो प्रोसेस होता है, फिजिकल क्वांटिटी सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो बताइएगा आप उसको कि हेनरी होता है, कभी अगर मौका मिले 2015 में जाने का तो खैर ठीक है, ये सब बातें हो गई। चलिए अब सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। अब हम चुप रहो। आपको याद होगा कि हम लोगों ने रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, रो एल बाई ए, याद है। फिर हमने कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे बोलो ना यार। वैसे ही आज हम एक इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला किसको याद है बताओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, अच्छा ए इंटू एल कही, अरे कुछ बोलिए ना। इन तीनों में एक चीज बहुत साफ था कि इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, ये खाली डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशंस पे। फिजिकल डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और अंदर में मटेरियल कौन सा है, नहीं समझे आप बताइए कि रो किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी कि कॉपर है कि एल्यूमिनियम है कि क्या है। एल क्या हो गया, लंबाई हो गया, ए क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, मतलब एरिया हो गया। ठीक उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट किस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, उसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो हम उसकी परमिटिविटी लिख देंगे, नहीं समझे, बढ़िया है। अब बाकी ए क्या है, माने एरिया हो गया, डी क्या है, बीच का गैप हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई ना हो गया। ठीक उसी तरीके से म्यू नॉट क्या होगा, तो म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर अगर वैक्यूम है तो हम म्यू नॉट लिखेंगे। अगर कोई और मीडियम होगा, जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन के ऊपर आपने लपेट दिया है, तो हम परमिएबिलिटी ऑफ आयरन लिखेंगे। सही है। तो एक तो मीडियम पे डिपेंड किया। फिर एन स्क्वायर, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। मैंने इससे ये पता चलता है कि ये कितना घना लपेटा गया है। ओ माय गॉड, इट इज नंबर डेंसिटी। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट कैसा होगा? 500 टर्न पर मीटर, 1000 टर्न पर मीटर। तो तुम बताओ 500 टर्न पर मीटर 1000 टर्न पर मीटर में क्या अंतर है? माने इसमें इसके 1 मीटर में 500 टर्न है, इसके 1 मीटर में 1000 टर्न है। ठीक है इतना, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये थोड़ा ढीला, ना ढीला कहना ठीक नहीं रहेगा, क्या कहना ठीक रहेगा? हम माने थोड़ा दूर दूर है इसका टर्न, और इसका टर्न थोड़ा नजदीक नजदीक है। माने ये ज्यादा घना है, ये थोड़ा कम घना है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी ये लंबाई और चौड़ाई ही ना है। तो ये लोग ना वोल्टेज पे, चार्ज पे, करंट पे, इन लोगों पे डिपेंड, ये बस डिपेंड करते हैं लंबाई, चौड़ाई और अंदर के मटेरियल पे। तो आइए हम एल का फॉर्मूला जल्दी से डिराइव कर ले। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर उसमें करंट आई है, अरे बोलिए, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आई? अच्छा, फ्लक्स क्या होता है? तो एन बी ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। तब आप नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को, ए बाबू रे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि ऊपर लिखो नंबर ऑफ टर्न और नीचे लिख दो, और बड़का एन से हम टोटल नंबर ऑफ टर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटका एन से हम लोग नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न चाहिए तो इसको इधर लेकर नहीं जाएंगे। चलिए बढ़िया है। तो एक काम ये करिए कि आप एन की जगह पे ये वाली वैल्यू या पुट कर दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन इंटू एल बी इंटू ए। सिंस वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एल इंटू क्या? आई। देखिए ना, यहाँ नहीं देखा था हम लोगों ने। अरे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एल आई नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो चूंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एल इंटू आई, तो क्या इस फाई की जगह एल आई रख सकते हैं? अच्छा, कुछ छूट गया ना? कुछ तो हम छोड़ छाड़ दिए हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ये हम क्या छोड़ दिए हैं? ओहो सॉरी सॉरी, हाँ समझ गए। ठीक है कोई बात नहीं है। अरे भाई, हमने एन की जगह पे ये एन एल रख दिया है। अरे बी की जगह पे भी तो म्यू नॉट एन आई रखोगे। ओहो, म्यू नॉट एन आई रख लो। और हाँ, बी की जगह म्यू नॉट एन आई, और फिर उसके बाद क्या रखोगे? ए रख दो। समझ में आ रहा है? अभी क्या है कि फाई की जगह आप एल आई रख दीजिए, तो एल इंटू आई बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, और ये एन का स्क्वायर एल इंटू ए, और क्या हो जाएगा? आई से आई कट गया। अरे ठीक है, समझ गए। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट एल इंटू ए। तो सिंपल सा डेरिवेशन ये होता है। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। सब जैसा पूछा है कि एक्सप्रेशन थोड़ा फाइंड आउट करिए ना। 14 में पूछा है, काफी समय हो गया, 10 साल हो गया, फिर पूछ लेगा तुमसे। सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? अच्छा, हो ही गई है कि कितना घना बना हुआ है, यानी नंबर डेंसिटी पर, अंदर के मटेरियल पे, बोलिए, और लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। वो सब तो देख लिए हम लोग, सब बातें हो गई हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पड़ोसी का करंट बदल रहा है, नहीं, मतलब इसका करंट अगर बदल रहा है, सुनिए ना, इसका करंट बदल रहा है, तो ये चीज इसको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होगा?
क्योंकि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, इसमें तो है ही, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी तो जाएगा। अरे बोलो यार। तो जब तुम इस करंट को बदलोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो ये भी तो चेंज होगा। तो अगर अपने अंदर हो रहे करंट के चेंज का अपोज करना हो, या अपने अंदर हो रहे करंट के चेंज के अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और अपने पड़ोसी के अंदर हो रहे करंट के चेंज का अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है म्यूचुअल। सही है, माने वही बात है। अपने दुख से दुखी है तो सेल्फ इंडक्टेंस, अब पड़ोसी के दुख से अगर खुश है तो, हाँ मैंने जो भी है, खुश है चाहे दुखी है, तो म्यूचुअल वाली बात होगी। ठीक है, अब इसमें सुनिए क्या होता है, थोड़ा शांति का परिचय दीजिए। मान लीजिए ये है कॉइल नंबर 1 और ये है कॉइल नंबर 2। तो इसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके फ्लक्स को हम लोग Φ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके EMF को हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सब कुछ को हम लोग I2 Φ2 बाई सॉरी माने करंट को हम लोग I2 बोलेंगे, फ्लक्स को हम लोग Φ2 बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B2 बोलेंगे, ऐसा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका जो फ्लक्स होगा तो ऑब्वियसली इसके फ्लक्स को क्या बोलेंगे, इसका फ्लक्स इसके करंट पे ना डिपेंड करेगा, इसके करंट की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि Φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो जब ये हटता है तो कांस्टेंट आएगा, तो M आता है। अब ध्यान से सुनिए, खुद का करंट और खुद का फ्लक्स, तो यहां क्या आएगा, बोलो L आएगा। L मींस सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन अगर पड़ोसी का करंट और खुद का फ्लक्स हो तब यहां पर M आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोला जाता है। अब अगर मैं इसके अंदर फ्लक्स देखना, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूं, EMF देखना चाहूं, तो बाबू अगर E2 तुमको देखना है तो बाई फैराडे लॉ वी नो दैट माइनस ऑफ डी Φ2 बाई dt। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी Φ2 की जगह पे M इंटू क्या लिखोगे, I1 है, डिवाइडेड बाई क्या, dt नहीं लिख दोगे, अरे कुछ बोलोगे, ऐसा लिख देना। अब ध्यान से सुनो, M को बाहर निकाल लो तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस M डी I1 बाई ऐसा dt करके हो जाएगा ना। तो बात वही है कि अगर खुद का करंट देख रहे हैं और खुद के EMF की बात करें तो माइनस L डी बाई dt होगा, माइनस L डी बाई dt होगा। लेकिन पड़ोसी के करंट की वजह से अगर अपने अंदर EMF पैदा करना हो तो वो माइनस M डी बाई dt होगा, बस फ्लक्स किसी और का, करंट किसी और का, ऐसा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमको Φ1 देखना होता तो वो क्या होता है, M इंटू I2 होता, तो नहीं समझे। अच्छा है, अगर हमको E1 देखना होता तो माइनस M डी I2 बाई dt हो जाता। तो ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब बातें होंगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है। ठीक है, दो कॉइल हमको लेना है, एक कॉइल हम अंदर ले रहे हैं जिसको हम S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कॉइल हम बाहर ले रहे हैं जिसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलो, देखो बाबू, यहाँ अगर तुम आके बैठे हो तो एक चीज मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि हम ये तीसरी बार देख रहे हैं, नॉट दूसरी बार। तीसरी बार का तुम मतलब समझ रहे हो, उन्हें पहली बार कहाँ, पहली बार पढ़े थे सब उंगली पकड़ पकड़ के ऐसे लेके गए थे तुमको पूरा। दूसरी बार जो लेक्चर मैंने डाला है उसमें क्वेश्चन वेश्चन सारा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो स्पीड को लेके ही मत कहना कि बहुत ज़्यादा स्पीड में समझा रहे हैं, क्या कि हम मेरा मेन मकसद बस इतना है कि मैं खाली डेरिवेशन आपको बता दूं कि इसका क्या होगा। कॉन्सेप्ट में मान के चल रहा हूँ कि तुम पहले से क्लियर करके आए हो। अब बीच में अगर टप गए होगे, अगर डायरेक्ट सोच रहे हो कि वहां से अगर हम सीधे इसमें आ जाएं तो बैठ के इरिटेट करोगे फिर। चलो देखो बाबू, अंदर के कॉइल को हमने क्या कहा है, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने मतलब EMI का पूरा लेक्चर जो है वो वाला देखा है, दूसरा वाला। अरे मैंने अपलोड किया था वो देखा है EMI का, मैंने आधा से भी कम लोग है देखिए।
इसीलिए ना 8-10 आदमी का आता है 90+, बाकी लोग लटक जाता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ। कितने लोगों ने ईमानदारी से देखा है? कोई एक सेकंड। और हम तुमको दिखाएंगे, जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद तुमको हम दिखाएंगे, तुम्हारे ग्रुप में हम डालेंगे कि किसी का 90+ कैसे आता है। अब देखो, अब झूठ मूठ में भी सब हाथ उठाएगा सब, ठीक है। फिजिक्स की कसम है, कोई अगर नहीं देखा होगा हाथ नहीं उठाएगा, ठीक है। फिजिक्स की कसम है। हाथ उठाओ, कितने लोगों ने ईएमआई का पूरा देख लिया है? ठीक है। बात तुम लोग मानेगा नहीं। हाँ, ये देखिए, अंदर के कोयल को S1, बाहर के कोयल को क्या? तो शांत रहिएगा 1 मिनट। अंदर के सब कुछ को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अंदर के करंट को हम लोग, नहीं, ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक से देख लीजिएगा। अंदर के करंट को हम लोग I1 से, मैग्नेटिक फील्ड के को हम लोग B1 से, EMF को हम लोग E1 से, अब बाहर के सब को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो हमको किसी एक में करंट भेजना होगा और दूसरे में फ्लक्स देखना होगा। आप बताइए, हम किस में करंट भेजें और किस में फ्लक्स देखें? इस पर शुरू में भी चर्चा हुई थी कि हम अंदर में करंट भेज के बाहर वाले का फ्लक्स देखें कि बाहर में करंट भेज के अंदर वाले का फ्लक्स देखें। तो इसका सही जवाब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। और इवन लोगों ने दोनों टाइप से देखा भी था। जल्दी से हम यहाँ भी एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, अंदर वाले में करंट भेजा जाए। अंदर वाले में करंट भेजने का मतलब हम I1 भेज रहे हैं, और हम बाहर वाले में फ्लक्स का मतलब हम φ2 की चर्चा करेंगे। अरे कुछ बोलो यार। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर अंदर वाले में तुमने करंट भेजा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बस इतने ही दूर में ना होगा। आप समझे ही नहीं। अरे करंट वह बस इतने ही दूर में ना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बस इतने ही दूर में होगा। अब हमको बाहर वाले का फ्लक्स देखना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA। कॉस थीटा लिखने की जरूरत, वार एकदम सामने से हो रहा है, तो φ2 इज इक्वल टू लिखे देगा N। तो N में टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है। तो किसका टोटल नंबर ऑफ टर्न? तुम जिसका फ्लक्स देख रहे हो उसी का ना टोटल नंबर ऑफ टर्न लिखोगे। तो बाबू तुम लिखोगे N2। अब B बताओ, मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी वजह से देख रहे हैं? बाहर वाले की वजह से। बाहर वाले की वजह से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर वाले की वजह से ना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? B1। आप समझे ही नहीं। फ्लक्स भले हम बाहर वाले में देख रहे हैं तो क्या है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ अंदर वाले की वजह से ना आया है। तब B1। और उसके बाद एरिया हम किसका लिखें? फ्लक्स हम देख रहे हैं किसका? बाहर वाले का। तो एरिया भी हमको देखना चाहिए ना। ना, एरिया बाहर वाले का नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड थोड़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही दूर। आप समझ रहे हैं? यही तो है, बस इतना ही। तो पहला लाइन आपने लिखा, समझिए कि सब हो गया। A1 सही बात है, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे कि N2 जो है क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न है। लेकिन फॉर्मूला हम लोग जो याद करते हैं वो स्मॉल n के टर्म में होता है, आपको याद होगा। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न मिल जाएगा। नहीं समझे? नहीं, अगर आपको इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न N2 चाहिए ना, N2, तो तुमको इसमें L से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न मिल जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं फटाक से एकदम N2 इंटू L। अब B1 जो है वो अंदर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट Ni। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट लिखिए, N की जगह है अंदर वाले का देख रहे हो तो N1 लिखोगे। I की जगह I1 लिख दोगे। अरे बुझाया? A11 उतार दो। अब तुम बताओ रे बाबू, φ2 बराबर क्या होता है? M इंटू I1 होता है।
आई बाप रे बाप, अरे phi2 बराबर m इंटू आई, ये डी आई वाला कहानी कहाँ जाता है? जब हम ईएमएफ देख रहे थे तब ना जाता है, ऐसे मत करिए। तो सिंस वी नो दैट phi2 इज इक्वल टू कितना, m इंटू, समझो जल्दी, m इंटू क्या, I1, ऐसा ना होता है? अरे कुछ बोलो यार। लेकिन सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट, m को मैं यूं ही m नहीं लिख रहा हूं, मैं कुछ इसको ऐसे लिखना चाहता हूं कि हम फ्लक्स देख रहे हैं बाहर वाले में ड्यू टू अंदर वाला ना, तो यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस आखिर हम देख किसका रहे हैं, बाहर वाले का ना देख रहे हैं। अरे यार, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होगा, सही है। अब इस phi2 की जगह पे आप इसको रख दीजिए, मैंने इसकी जगह, तो M21 इंटू I1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, हाँ L इंटू A1, और यहाँ क्या I1, I1 से I1 कट गया, कितना है म्यू नॉट N1 इंटू L इंटू कितना A1 आ गया, नहीं समझे? तो A1 आ गया। अरे कुछ बोलिए, सही है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि हम उल्टा करना चाहें, उल्टा करना चाहें का मतलब ये हुआ है हम लोग अब बाहर वाले में करंट भेज के और अंदर वाले का सब कुछ देखना चाह रहे हैं, तो जल्दी से फटाक से देखते हैं, बाहर वाले में करंट है तो इसको हम लोग I2 कहते हैं, और अगर करंट बाहर वाले में है का मतलब हुआ करंट अब ऐसे ना होके जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लक्स हमको किस में देखना है, फ्लक्स हमको देखना है अब अंदर वाले में, तो उसको तो phi1 बोलोगे। तो बाबू phi1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA, तो नंबर ऑफ टर्न हम लोग किसका लेंगे, अंदर वाले का। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, जा मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की वजह से ना आ रहा है, तो हम लोग यहाँ B2 लिखेंगे, एरिया किसका लिखेंगे। तो सुनिए, फ्लक्स हम अंदर वाले का देख रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में ना है, तो हम एरिया पूरा ले लेंगे। आई दादा, नहीं 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 नहीं, जितने दूर का हमको फ्लक्स चाहिए उतने ही दूर का हम एरिया लेंगे, वो बाहरी एरिया हम लोग नहीं ले लेंगे, तो एरिया तो हम लोग इतना ही लेंगे। ए तुमको समझ में आ रहा है ये है? तो बाकी ठीक है, तो हम लोग एरिया तो अंदर का ले लेंगे, सही है। अभी बताइए कि N1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो स्मॉल N1 इंटू L लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आई दादा B2 भी तो लिखेंगे हम लोग, तो B2 बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, तो N की जगह पे N2 और I की जगह पे I2, बुझा रहा है, IA1 हो गया ना जी। अब आप बताइए कि सिंस phi1 इज इक्वल टू कितना होगा, M इंटू I2 ना होगा, लेकिन M म्यूचुअल इंडक्टेंस हम देख रहे हैं, अंदर वाले का देख रहे हैं बाहर वाले के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख लेंगे 1 2, नहीं समझे? अब एक काम करिए, phi1 की जगह पे आप ले आके इसको पुट कर लीजिए, इसको उठाइए यहाँ पे ले जाके पुट कर दीजिए, तो M1 2 इंटू कितना I2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, नहीं समझे? N1 N2 और कहाँ गया, हाँ L है, I2 है, और क्या है A1 है, I2 से I2 कैंसिल हो गया, और M1 2 कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A1। आप बताइए कि दोनों में कोई अंतर है क्या? एरिया तो हमको दोनों केस में बस किसका लेना पड़ा है, अंदर ही वाले का लेना पड़ा ना, तो इसका मतलब हुआ कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आप देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, नहीं समझे? हाँ, तो ये 1 2 और 2 1 तब लिखने की जरूरत नहीं, बस हम उसकी जगह M लिख देंगे, काम चल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ क्या लिख दिया था, M ही तो लिख दिया था, सही है। इसको याद करना भी देखिए आसान था, याद होगा, मैंने बताया होगा। L का फॉर्मूला आपको याद है, म्यू नॉट
एल ए, तो एम का फॉर्मूला म्यू नॉट होगा। तो म्यूचुअल वाले में तो 2 गुना होता है, तो 2 गो होता है, तो हम इसको n1 n2 बोल देंगे। जहां उधर n स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ उधर n1 n2 हो जाएगा। उधर भी लेंथ था, इधर भी लेंथ होगा। उधर भी एरिया था, इधर भी एरिया, लेकिन उधर एरिया तो उस कोयल का एरिया था, इधर एरिया कौन सा होगा? अंदर वाले। अगर दोनों का दोनों का एरिया सेम हो जाए, माने जस्ट एक के ऊपर ही दूसरा लपेट दिया जाए, तब हम कॉमन एरिया ले लेंगे, लेकिन अदरवाइज हम लोग अंदर वाला एरिया लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। देखिएगा आप इसको, ये सब तो देखे थे ना, किन किन बातों पे एम डिपेंड करता है। कि जितना नजदीक रहेगा एम उतना ही ज़्यादा होगा। चाहे ओरिएंटेशन वगैरह भी हम देखे थे, करेंट थ्रू बोथ द कॉइल्स, ये सब तो हम उधर देखे ही होंगे। ठीक है, ये सब तो हुआ होगा, सब हो गया होगा उधर। इधर तो हम लोगों को खाली क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बिल्कुल देखिएगा इसको। ओए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सुनो। एनर्जी रिलीज्ड बाई रजिस्टर हो, चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो, और चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। आपको एगो डीक्यू चार्ज को बस पार करा देना होता है। डीक्यू चार्ज को क्या करना होता है? पार करा के देखना होता है कि उसमें हमने कितना वर्क किया है, और वही वर्क उसकी एनर्जी के रूप में, माने इंडक्टर है तो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर है तो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और रजिस्टर है तो हीट के रूप में लॉस कर जाएगा। लेकिन वही वर्क जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अरे कुछ बोलो यार। तो सुनो, अब तुमको मैं याद दिलाता हूँ, हमने रजिस्टर के केस में क्या किया था। ये तो हमको लग रहा है कल परसों तो किए थे इसको। डीक्यू चार्ज को याद है भी पोटेंशियल पे, अरे कल किए थे कि परसों किए थे? परसों किए, याद है। और फिर हम लोग क्या लिखे थे? डी डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा, तो क्यू की जगह डी क्यू लिख लिए थे। ओ माय गॉड। और डेल्टा भी की जगह पे हैं, डेल्टा भी की जगह पे हम लोग भी लिख दिए थे। सही है? अरे बोलो। अब उसके बाद हम लोग डिराइव किए थे। चाहे कैपेसिटर के केस में देखिए, आपको याद दिलाता हूं मैंने क्या किया था। याद है, यहां से डी क्यू चार्ज को हम लोग उठाए थे और यहां लेके आए थे, और ये Q बाई सी था, और वर्क डन कितना आया था? Q बाई सी इंटू डी क्यू, ऐसा करके नहीं आया था? अरे Q डेल्टा भी भाई, तो Q की जगह पे डी क्यू रख लीजिए, और डेल्टा भी की जगह पे Q बाई सी रख, और फिर इंटीग्रेट किए थे। इधर भी हम लोग इंटीग्रेट किए थे, बोलिए। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर एक डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो पहले देखेंगे कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे हम इसको लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो वो होता है L इंटू डी आई बाई, बस हो गया, कहानी खत्म। L इंटू डी आई बाई डी टी। अरे बोलो। हाँ, माइनस साइन तो खाली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है। बाकी मैग्नीट्यूड तो L इंटू डी आई बाई डी टी ही ना होगा। अब हम देखेंगे कि इस डीक्यू चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा भी। अरे कुछ बोलो ना। तो Q की जगह डी क्यू लिख लीजिए, और डेल्टा भी की जगह पे L इंटू डी आई बाई डी टी लिख लीजिए। अब सुनिए, कहने का मतलब ये है, अरे कुछ बोलिए ना, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो को आ गया वेरिएबल, एगो तो Q भी आ गया, एगो तो I भी आ गया, इवन T भी आ गया। बोलो ना, वो तीन को वेरिएबल आ गया। इंटीग्रेशन आसान नहीं है, कुछ जुगाड़ उगाड़ तो लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी नहीं होता है? तो क्यों नहीं इसे डी क्यू बाई डी टी की जगह पे हम लोग क्या लिख दें? अगर आई लिख दें तो बस एक गुना वेरिएबल रह जाएगा आई, तो बहुत बढ़िया। तो डी क्यू बाई डी टी की जगह पे आप आई लिख लीजिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एल इंटू डी आई। अब आप बताइए, ये जो वर्क है वो किस चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क? छोटे से चार्ज को न ले जाने में किया गया वर्क है। मानिए ना कि अभी स्विच ऑन किया गया होगा, तो T इज इक्वल टू 0 पे
करंट कितना होगा, जीरो है ना होगा। और टी इज इक्वल टू किसी टी टाइम पे करंट एकदम बढ़ के कितना हो गया है, आई हो गया है। मान लीजिए जैसे हमारे उस वाले एग्जांपल में करंट बढ़ के 10 एम्पियर नहीं हुआ था। अरे यार, तो हमको ये पता करना है कि करंट बढ़ के जिस समय तक कितना हो चुका है, आई हो चुका है, उस समय तक इसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो उस समय तक ढेर सारा डीक्यू ने इसको क्रॉस किया होगा। तो एक छोटे से डीक्यू को क्रॉस करने में हमको इतना वर्क करना पड़ा है। टोटल जितना डीक्यू क्रॉस किया होगा उन सब में हमको टोटल कितना वर्क करना पड़ा होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इधर वेरिएबल कौन है, आई है, जिसके साथ डी लगा होता है वो आई होता है। तो क्या किया जाए, जीरो से लेके आई किया जाए, एल कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। आई डी आई का इंटीग्रेशन, अभी सब यार मत पूछना कैसे होता है, फिर भी चलो आखिरी बार मैं आपको बता देता हूं। पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, फिर उसी पावर से डिवाइड करेंगे, तो मिला जुला के कितना हो जाएगा, हाँ एल हो जाएगा। अरे बोल भाई, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके कहाँ तक, आई तक। अब आई की जगह आई रखोगे तो आई ये रह जाएगा, माइनस का साइन दे के जीरो रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मिला जुला के हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाई 2, और इसको ठीक ठाक बोला जाए तो हाफ एल आई, और बोलेंगे कि दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार, कैपेसिटर में क्या स्टोर्ड रहता है, चार्ज, ठीक है, लेकिन क्या स्टोर रहता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इंडक्टर में क्या स्टोर्ड रहता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मन करेगा तो नीचे में बी लिख देंगे, तो हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। समझे, अरे बोलो, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ सी भी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ, ये बेचारे का एक गो फॉर्मूला है कौन, हाफ एल आई स्क्वायर। सही है, हाफ एल आई स्क्वायर। देखिए इसको बढ़िया से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप क्या करिएगा इसको, मतलब अगर अच्छे से आप याद करना चाहते हैं तो आप ना वो हीट वाला कैपेसिटर में और इसका वाला एक के जगह तीनों डिराइव करिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि मेन कॉन्सेप्ट तीनों का सेम ही है। डी क्यू चार्ज को बस इधर से उधर कर देना है, क्यू डेल्टा भी लिख लेना है, थोड़ा बहुत मतलब होगा उसमें तामझाम। जैसे इसमें तामझाम क्या था कि डी क्यू बाई डी टी को हमने क्या लिख दिया है, आई लिख दिया है। अरे बोलो यार, ठीक। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब सुनिए, एनर्जी डेंसिटी सुनिए। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ना स्टोर्ड रहता है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आया, तो ठीक उसी तरीके से इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है। समझे ही नहीं, कहाँ स्टोर्ड रहता है, बोलिए। ओहो यार, ब्रेक देना था क्या, अच्छा कल 27 जनवरी है ना, है कल जो है, कल अमित सर का जन्मदिन है, कल 27 जनवरी है। अच्छा, हम अपने जन्मदिन पे तुम लोग को चॉकलेट खिलाए थे, क्या खिलाए थे, केक खिलाए थे क्या, जाके हम केक खिला दिए थे क्या, अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो देख लो ना, खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन होते ही, शांति का परिचय दीजिए, ये डेरिवेशन होते ही चैप्टर में खत्म हो जाएगा ये। तो मैं कह रहा हूं कि इंडक्टर के अंदर
इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताया था मैंने। हाफ है तो इधर भी हाफ रहेगा, इधर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे आएगा। जहां एप्सिलॉन नीचे होता है वहां म्यू नॉट। जैसे गॉस लॉ में क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं तो क्यू एनक्लोज की जगह आई एनक्लोज तो होता ही है, लेकिन अपॉन वाला जो एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर में जाके म्यू नॉट बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट कहाँ आएगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर लिखना था सही। लेकिन जो तुमसे पूछेगा कि डिराइव करके बताओ कहाँ से आया ये, तब फॉर्मूला लिख लेना तुम आराम से। इसके लिए भी मैं तुमसे चाहूंगा कि जब रिवीजन करना तो इसको और इसको एक साथ डिराइव करना। ओ माय गॉड, इसके लिए क्या लिखना है, u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब भी की जगह ई डी, याद है भी बराबर ई डी। बस जैसे ही पुट करोगे फिर ये आ जाएगा। और बाबू अगर आपको इसको डिराइव करना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो एक गो होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब करना क्या होगा यार, हाफ की जगह पे हाफ रहने दो, एल की जगह लिख दो म्यू नॉट एन आई। क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू, जिसमें आप बताइए तो जल्दी से, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अरे हाँ तो बोलिए, चलिए, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। अब एक बात तो देखिए समझ में आ गया हमको, अच्छा सॉरी, हाँ आई का स्क्वायर भी तो है। एक बात तो हमको समझ में आ गया कि एल इंटू ए जो है वो वॉल्यूम है। अरे लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो ये यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। हाफ रहने दीजिए। अब यार लेकिन हमको चाहिए क्या, म्यू नॉट हमको नीचे चाहिए, म्यू नॉट कहाँ चाहिए, हाफ तो आ गया है, हाफ के लिए दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट नीचे चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हमको ऊपर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है हमको। हमको नजर आ रहा है म्यू नॉट एन आई, लेकिन प्रॉब्लम है एन का भी स्क्वायर है, आई का भी स्क्वायर है, तो म्यू नॉट का भी स्क्वायर कर लिया जाए। तो म्यू नॉट का स्क्वायर करने के लिए तुमको क्या करना होगा, म्यू नॉट का स्क्वायर करने के लिए तुमको क्या करना होगा, ऊपर म्यू नॉट और नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो म्यू नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और आई का स्क्वायर ना जी, क्योंकि एल इंटू ए को तो हम नीचे ना लेके आ गए हैं, डिवाइडेड बाई कितना, म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, म्यू नॉट, ऐसा करके आ जाएगा। कुछ बोलिए, सही है, ठीक। तो ये सब पूछा था, ये सब देखिएगा। एडी करेंट, तो इसका तो कॉन्सेप्ट उधर बताए हैं, इसमें तो कुछ नहीं है डिराइव करने वाला है। वैसे एडी करंट डिलीटेड है, तो थोड़ा इस चीज को भी देख लीजिएगा, सिलेबस काफी कम किया है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या पढ़ना है, नहीं। है एसी जनरेटर होना ही चाहिए ना, क्योंकि जब एसी का जन्म नहीं होगा तो इसके नाम से हम पूरा एक चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो एसी कैसे पैदा होता है आप वो जान लीजिए। तो देखिए, अब वो तो जो प्रॉपर लेक्चर था उसमें तो मैंने आपको बहुत है, ये थोड़ा सा हमको कम समझ में आ पाया, क्या बोलना चाह रहे। एसी के लेक्चर में ये है ही नहीं। अच्छा हमसे को बात में बता, छोड़ो ना, हटाओ ना, मेन बात इधर देखो। तो तुमको याद है हम लोगों ने कैसे घुमा घुमा के देखा था, ऐसे ऐसे करके देख रहे थे हम लोग, हैं कि इस वाली स्थिति में 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट आया था इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें थी, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीजों का कोई यूज नहीं है।
डेरिवेशन तो इसका इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं कि कितना सिंपल है। पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझना है कि होता क्या है एक्चुअली। होता यह है कि इधर आपको लेना होता है एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और इधर लेना होता है एक साउथ पोल वाला मैग्नेट। सब लोग ध्यान दे सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और क्या है, साउथ। तो नॉर्थ में से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ बोलना रे। एक कोयल लेना है आपको, अब बस उस कोयल को नचाते रहना है। जब आप कोयल को नचाएंगे तो क्या होगा, उससे होके गुजरने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या लगातार कम होती जाएगी। जैसे देखिए ना, कोयल ऐसा है तो ये तीर छेद दिया इसको, लेकिन अगर इसको थोड़ा नचा दिया जाए तो ये तीर सीधा नहीं निकल गया। अरे यार, पेपर को ऐसे रखा है मैंने, मान लीजिए सामने से तीर चला जा रहा है तो ज्यादा छेद होगा इसमें। पेपर को अगर ऐसे कर दूं मैं, कम छेद होगा। वो छेद जो यहाँ पहले हो रहा था अब वो नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगा। बोलिए तो क्या होगा अगर आप इसको नचा रहे हैं तो? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। एवरीवन हेलो, क्या होगा नचाओगी तो? फ्लक्स चेंज। फ्लक्स कितना? ए तेरी की मैक्सिमम। इधर से जा रहा है तो मैक्सिमम कहां से होगी? फिर से सुनो, अभी फ्लक्स कैसा है? फ्लक्स कम होते 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 जीरो हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते, फिर घटते घटते। ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ मैं लगातार नचाते रहूंगा, लगातार नचाते रहूंगा तो लगातार इसमें अंदर, इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यानी लगातार इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, यानी लगातार इसमें वोल्टेज पैदा होता रहेगा। यानी इसको अगर हम किसी चीज से जोड़ दे, बल्ब से जोड़ दे, तो उस बल्ब को लगातार वोल्टेज मिलेगा, लगातार वोल्टेज मिलेगा तो वो बल्ब लगातार जलेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या पढ़ा है हम लोगों ने। हम लोगों ने पढ़ा, देखो कहते ना 2 लाइन का इसका डेरिवेशन है, सही है। फ्लक्स क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एन बी ए। अब बाबू रे हेलो, थीटा बराबर, देखो भूल गया है, सब भूल गया है। ज्ञान प्रकाश भी भूल गया है। देखो थीटा बराबर, बात करते हो यार, थीटा बराबर ओमेगा टी भूल गए हो? देखो मैं तुमको याद दिलाता हूं। मान लो बाबू, सुनो इधर, बाबू ज्ञान प्रकाश अब मान लो कि कोई चीज है ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा हम अपने से 10 डिग्री पर सेकंड ले लिए, तो तुम बताओ कि 3 सेकंड में ये कितना घूम जाएगा? 3 सेकंड में बाबू ये कितना घूम जाएगा? कॉमन सेंस वाला बात है ना। 10 डिग्री पर सेकंड। नाम बताएगा अपना फिर से। हाँ हाँ है, क्या बोला है? ऋषु नाम है, ऋतु नाम है, माने पूरा नाम क्या है? ऋतुराज है ना, तो ऋतुराज बोलो। ऋतु क्या क्या बोल रहा है? हाँ देखो, सुन लो इधर देखो, तो 10 डिग्री पर सेकंड से नाच रहा है तो 3 सेकंड में कितना नाच जाएगा? 30 डिग्री। हर सेकंड 10 डिग्री नाच रहा है, तो तुम बताओ ये थीटा 30 डिग्री आना चाहिए तो कैसे मिलेगा तुमको? इसको इससे मल्टीप्लाई करके ही ना मिलेगा। 10 डिग्री पर सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 सेकंड से, तो सेकंड सेकंड कटेगा, 30 डिग्री आएगा। तो याद रखिएगा बाबू, थीटा बराबर ओमेगा टी। बाप रे बाप, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा एसी में तो हम यही यूज करने वाले हैं। थीटा बराबर क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? ओमेगा। पता है कहाँ ओमेगा लिख देंगे? थीटा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? पता है कहाँ ओमेगा टी लिख देंगे? क्योंकि आप ये जो कोयल नचा रहे हैं, ओ माय गॉड, वो कोयल आप किसी एंगुलर वेलोसिटी से ही ना नचा रहे होंगे। तो वो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, ये अगर ओमेगा से नाच रहा है, कोई बात नहीं है, ओमेगा से क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो थीटा बराबर ओमेगा। अब हमको ईएमएफ न जानना है कि उसमें कितना ईएमएफ पैदा होता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस और डी फाई बाई डी टी। तो माइनस लिखिए, डी फाई की जगह लिखे एन बी ए
कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना। अब इसमें से बाबू NBA ये NBA तो बाहर निकल जाएगा, NBA बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब बताइए जल्दी कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह ओमेगा टी। और तुमको याद है एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन हो तो एक्स के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। ओ हो एक्स के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। हमको लग रहा है कि वही समझ रहे जो पहले से समझा हुआ है। जो पहले ही से जिसको पता है सब समझा ना, वही हमको लग रहा है यहाँ भी आके समझ रहा है। अब बाकी जो पहले से नहीं समझा वो समझने की कोशिश, खैर कोई बात नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिवाइड करते हैं अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना जी। तो यहाँ कितना है कोफिशिएंट, तो उसे लेकर मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मिला जुला के बताइए ईएमएफ कितना आ गया। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा NBA ओमेगा को भी उधर लेके चले जाइए, साइन ओमेगा टी। नहीं समझे, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है? अरे कुछ बोलिए ना, अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। साइन हो चाहे कॉस हो, क्या हो, उसके इधर जो कुछ भी लिखा होता है वो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है विथ पॉजिटिव साइन, और वही उस चीज की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है विथ नेगेटिव साइन। क्या समझा रहा हूं, समझना। मान लो कहीं लिखा हुआ है A बराबर हाथी साइन थीटा, नहीं समझे, कोई पूछेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो बाबू इसका ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। ई वाला होगा हाथी प्लस में, ये वाला हो जाएगा, नहीं समझे, माइनस में। सही है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं बोलूं तुमसे कि बताओ यहाँ पे साइन के बगल में जितना कुछ है वो क्या होगा, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। है क्लियर? अब सुनो, रही बात इसके ग्राफ की, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, सुन रहे हो, तो तुमको मैं फिर से याद दिला देता हूं, y बराबर a साइन थीटा हो, चाहे बाबू y बराबर a साइन ओमेगा टी हो, दोनों के ग्राफ में अंतर क्या आता है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये तो y बराबर a साइन थीटा है, माने इस पर तो हमको y रखना है और इस पर हमको थीटा रखना है। तो थीटा का जो लिमिट जाएगा वो क्या क्या जाएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उसके बाद 450 डिग्री, 540 डिग्री और 600 कितना, कुछ बुझाया, बोलो। और बाबू ग्राफ देखो कैसा बनेगा, यहां से शुरू होता है 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे, अब बोल रहा रे, ऐसा ही ना करके जाता है, जिसमें ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है A और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस। ये बात आपको समझ में आया? क्या हो अगर हमने थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया हो, तो बस अंतर इतना सा आ जाएगा कि y की जगह पे तो खैर y रहेगा ये, लेकिन अब की बार यहाँ t आएगा। अब समझे ही नहीं, देखिए क्या आएगा, बोलिए ना। अब की बार वहां क्या आएगा, t आएगा। यानी अब जो है आपको एंगल थोड़े रखना है, अब तो आपको यहाँ टाइम ना रखना है। याद रखने का ट्रिक भी बड़ा बढ़िया है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री को अगर हमको टाइम में कन्वर्ट करना हो तो 360 डिग्री का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। तो 180 डिग्री का मतलब होगा आधा टाइम पीरियड, t/2। ओ माय गॉड, इसका मतलब हो गया t/4। वाह क्या बात है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे t/4, यहाँ लिखेंगे t/2, यहाँ लिखेंगे
3t, अरे यहाँ लिख देंगे t 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री, फिर t/4 जोड़ लो तो 5t/4 हो जाएगा। नहीं समझे? और ये कितना हो जाएगा 3t/2, फिर सिमिलरली जो भी आ जाए। ग्राफ पर कोई असर, ग्राफ अभी भी वैसे ही जाएगा, वैसे ही। नहीं समझे? वैसे ही जाएगा, अभी भी ये रहेगा क्या a और ये रहेगा आपका माइनस है। बात समझ में आई? अरे कुछ बोलिए, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। बात कुछ यूं है कि यहाँ पर क्या है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी ना है, तो अंतर बस इतना सा है कि यहाँ पर y की जगह पे क्या आ गया है, अरे y की जगह पे क्या आ गया है, E आ गया है, और यहाँ क्या आ गया है E0, तो ये क्या हो जाएगा E0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस E0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब मतलब समझिएगा, t = 0 पे EMF कितना, शांत रहिए, आराम से इधर देखिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि इसको आप ढंग से देखिए, अरे बोलिए ना, हाँ मैं ऐसे देखिए, हाँ t = 0 पे EMF कितना, पागल, t = 0 पे EMF मैक्सिमम तुमको दिखाई दे रहा है रे, 0 EMF, 0 EMF। ए लड़का, हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहा है, हम पूछ रहे हैं EMF और तुम बता रहा है फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन EMF 0 होगा इस समय, कोई EMF इसमें, काहे हंसता है तुम लोग, EMF जो होगा वो 0 होगा। अब बताओ, जैसे अब ये क्या है t/4 ना हो गया है, EMF मैक्सिमम, मैक्सिमम सही है, अरे बोलना रे भाई। उसके बाद t = t/2, माने हम आधा चक्कर लगवा दिए, फिर से EMF कितना है 0। तो तुम याद करो ना रे, वो वाला दिन कितनी बार तो हम लोगों ने देखा था, 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट आया था, इधर आ रहा था, याद है, फिर इधर आ रहा था लेकिन लगातार घटने लग रहा था, 0 हो गया था। फिर 3t/4 यानी कि 3/4 ऑफ टाइम पीरियड पे क्या होगा, एक बार फिर से EMF बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए EMF बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव, यानी जो EMF पहले इधर था अब इसको गौर करो, वो EMF इधर होगा, तो EMF ने अपना डायरेक्शन बदला का मतलब करंट भी अब अपना डायरेक्शन, जो करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था वो करंट ढेर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। अरे बोलना यार, बस इतना समझना है कि आधा टाइम पीरियड तक करंट पॉजिटिव में था तो आधा टाइम पीरियड तक करंट नेगेटिव में रहेगा। करंट का नेगेटिव पॉजिटिव होने का करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है। फिर 3t/4 पे करंट बढ़ के नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ था, सॉरी मतलब EMF बढ़ के नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ था, और t टाइम पे वापस से फिर कितना 0 हो जा रहा है। और अब हम इसको नचाते जाएंगे तो EMF भी बढ़ता घटता रहेगा, कभी 0 होगा, कभी बढ़ के पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, कभी घट के नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा एक बार फिर से समझिए, जैसे अभी ये वाला सिचुएशन है, EMF कितना 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मैक्सिमम हो गए। और मान लो इधर है ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, अरे बोलो यार, अब क्या होगा 5 से 4 होगा, कुछ बोलो, 4 से 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, कितना 0 हो गया। अब क्या होगा फिर 0 से 1 2, लेकिन अब की बार इधर नहीं, इधर अब ये वाला हाई पोटेंशियल और ये वाला लो पोटेंशियल, कुछ बोलिए। तो फिर 0 से 1 2 3 4 5 होगा, फिर 5 4 3 2 1 होते होते 0 हो जाएगा। तब कभी वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और डायरेक्शन भी अपना लगातार चेंज होता रहे। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा तो करंट भी तो बढ़ेगा घटेगा, और वोल्टेज अगर अपना पोलैरिटी बदल रहा है तो करंट भी तो अपना पोलैरिटी बदल रहा है। अरे कुछ बोलो। तो जैसे ये वाला जो फोटो था बच्चों, उसमें थोड़ा तुम बहुत ध्यान से देखना और समझना, पहले इसको भी समझना जरूरी है कि क्या कह रहा है। यही ना वो कॉइल है जिसको हम नचा रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि आधे चक्कर तक करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, तो अगले आधे चक्कर तक करंट का डायरेक्शन, माने आधे चक्कर तक करंट C से D जाएगा। तो अब देखो C से D जाएगा तो क्या होगा, C से D गया, बोलो, फिर इधर से आया, अरे आया, इधर से गया, और ना यहाँ एक रिंग होता है,
जिस रिंग में ये अटैच्ड है, यानी करंट अब इधर से आगे नहीं जाएगा, वो करंट कहाँ चला गया, रिंग में चला गया। ये रिंग एक ब्रश से कनेक्टेड होता है, कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है। अब वो करंट इसके थ्रू कहाँ आ गया, ब्रश में आ गया। अब ये ब्रश कनेक्टेड होता है आपके लोड से, यही वो बल्ब है जिसको आपको जला देना है। जला डालोगे कैसे, जला देना। इधर से आया और इधर गया, और फिर इस ब्रश में पहुंचा, फिर ब्रश से इस रिंग में पहुंचा, और इस रिंग से इसमें होता हुआ, इधर से होता हुआ वापस इधर से फिर इधर। ये तुमको समझ में आ रहा है करंट कैसे कैसे जा रहा है? अरे बोलो ना यार, जा रहा है। तो हमको मतलब नहीं है कि इसमें करंट किधर से आया किधर गया, हमको मतलब है कि इसमें करंट किधर से आया किधर गया। करंट किधर से आया, इधर से आया। अब अगले आधे चक्कर में क्या होने वाला है, अगले आधे चक्कर में करंट सी से डी नहीं, डी से सी जाने वाला है। आप समझे ही नहीं, तब थोड़ा कलर चेंज करते हैं और देखते हैं तब क्या होगा। तो अगर करंट अब इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तब इधर ना जाएगा, तो फिर इधर ना जाएगा जी, फिर इधर से जाता हुआ, अच्छा तो इसमें चूंकि जा रहा है तो यहां तक ना पहुंचेगा। करंट इधर से इधर, अब बताइए करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया कि नहीं? तो जनरेटर के अंदर तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता ही है, जनरेटर के बाहर की जितनी चीजें होंगी ना उसमें भी करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अब फिर क्या होगा, इधर से जाएगा ब्रश में जाएगा, यहां गया, इधर गया, इधर से, फिर लूप देखिए कंप्लीट हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा ऐसा करने लगेगा। ठीक है, तो सुनिए, आखिरी चीज जो हम यहां से अगले चैप्टर के लिए साथ लेके चलेंगे वो चीज क्या है? E बराबर E नॉट साइन ऑफ E इज नथिंग बट द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर विच इज वेरिएबल। ओ माय गॉड, लास्ट में जो अंग्रेजी में बोले वो समझ में आया क्या तुमको? ए लड़का रे, बहुत आतंकवादी आदमी है, गाधा सब कहीं का। एग्जाम में बैठेगा 3 घंटा, आगे उधर भी 2 घंटा होगा तो बैग लेकर निकल जाएगा, यहाँ 2 घंटा में हालत खराब हो गया। अरे सुन तो लीजिए, बताइए एसी जनरेटर ने जो वोल्टेज पैदा किया वो कितना है? E बराबर E नॉट साइन, जो कि वेरिएबल है, वो वोल्टेज कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इवन वो अपना पोलैरिटी भी चेंज करेगा। अब जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे ना एसी में, तो हम वोल्टेज को V से तब रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उस केस में हमारा वोल्टेज होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लोग याद करें, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अरे बोलिए, चलिए ठीक है, V बराबर V नॉट साइन। रुकिए ना 1 मिनट, कुछ बात करना है। अच्छा हम करा देंगे।